हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। यस, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले वाले टॉपिक्स के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? इट इज़ द रिमूवल ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, या आप कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इनटू द नॉन फॉरेस्टेड वन। मैन अपने पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए क्या करता है? ट्रीज़ को काटना शुरू कर देता है, ठीक है, बिना ये सोचे कि एनवायरनमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो जस्ट अपने पर्पज़ को फुलफिल, अपनी नीड्स को फुलफिल करने पे लगा हुआ है। तो अभी हम इनके रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत सारे। तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर 40% फॉरेस्ट हैव बीन रिमूव्ड, यानी कि 40% डिफॉरेस्टेशन हो चुका है ट्रॉपिकल रीजन में, एज कम्पेयर टू द टेम्परेट रीजन जहाँ पर सिर्फ 1% डिफॉरेस्टेशन ही हुआ है। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो इंडिया का 30% लैंड था वो फॉरेस्ट से कवर था, लेकिन एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी इट रिमेन 19.4%। अब देखो कितना ज़्यादा श्रिंकेज हो गया है। पहले कितने 30% जो लैंड थी वो फॉरेस्ट से कवर्ड थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेंचुरी 19.4% लैंड ही फॉरेस्ट से कवर्ड रह गई है। तो इतना सारा जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, इसके क्या रीज़न है, इस रीजन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यस, इट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। आपने इतने सारे इश्यूज हमने पढ़े हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज किस वजह से हो रहे हैं? ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए ही किया जा रहा है। जैसे कि बढ़ती पॉपुलेशन को हाउस चाहिए रहने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन कर सके, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए रोड्स बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है टिम्बर के लिए, पेपर के लिए, फ्यूल वुड के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया जाता है? डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। सेकंड, डैम फॉर्मेशन। यस, डैम बनाने के लिए भी बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो उस बहुत बड़े एरिया से ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो जाती है। और डैम बनाने का पर्पज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड द प्रिवेंशन ऑफ द फ्लड। इससे ये दो फायदे होते हैं, बट इससे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। तीसरा इसका जो रीज़न है वो है ओवर ग्रेजिंग। कई बार एक्सेस ग्रेजिंग करा दी जाती है एनिमल्स के थ्रू, गॉट, शीप, ये बहुत ज़्यादा ग्रास खा जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, ग्रास लैंड जो होता है वो एक तरह से पूरा ख़त्म हो जाता है। फोर्थ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज़्यादा की जाती है, जैसे कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और आसाम हो गया, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इन स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस एग्रीकल्चर मेथड को अपनाया जाता है। इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले जा कर के ट्रीज़ को काटना शुरू कर देते हैं और फिर जो प्लांट्स का रिमेन बच जाता है उसको जला देते हैं। जलाने के बाद जो ऐश बचती है उसको ये यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। फिर ये उस लैंड को फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर वो कैटल ग्रेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। देन आफ्टर कल्टीवेशन उस एरिया को ये छोड़कर चले जाते हैं और वो एरिया काफ़ी सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और फिर वो फार्मर्स मूव कर जाते हैं दूसरे एरिया में, और दूसरे एरिया में जाकर के फिर से वो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, पहले वाली जगह पर जब ये गए वहाँ इन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया, देन उन्होंने उस लैंड को फार्मिंग के लिए यूज़ किया, और जैसे ही पर्पज़ पूरा हुआ तो वो उस लैंड को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले गए। दूसरी जगह पर भी ये क्या करते हैं, जो पहले से ही ट्रीज़ ग्रो हैं उनको काट देते हैं ताकि वो अपनी फार्मिंग वहाँ पर कर सकें, अपनी क्रॉप वहाँ पर ग्रो करा सकें। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है। ह्यूमन एक्टिविटी के अलावा कुछ नेचुरल रीज़न भी होते हैं जो डिफॉरेस्टेशन कोज करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर आपने सुना ही होगा। ये नेचुरली कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। या कई बार जो वेदर होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ ख़राब हो जाते हैं। तो और कई बार होते हैं पेस्ट होते हैं, वो हमारे ट्रीज़ और प्लांट्स को अफेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे डिसीज़ कर देते हैं। तो ये सारे नेचुरल रीज़न है डिफॉरेस्टेशन के। तो ये थे बेटा रीजंस। अब हम पढ़ेंगे इनके इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट। जितने ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये प्लांट्स ही होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा फिक्स करते हैं। अब सराउंडिंग में हमारे प्लांट्स, ट्रीज़, फॉरेस्ट ये सब नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा आगे एनवायरमेंटल चेंजेस हो जाएंगे।
सेकेंड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स के लिए एक हैबिटेट, रहने की जगह होती है। तो जैसे ही फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, वो सारे भी वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी इससे लॉस हो जाएगी। डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिक साइकिल, वाटर साइकिल भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स होते हैं अपनी जड़ों के अंदर पानी को स्टोर करते हैं और एक्सेस वाटर को ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ कर देते हैं और फिर वो वेपर्स आगे जाकर के क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं, फिर रेनफॉल होता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिलिंग है, ये पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि प्लांट तो है ही नहीं, अब प्लांट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे वाटर को, ट्रांसपिरेट भी नहीं कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा प्लांट काटे जाएंगे रेनफॉल उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने रेनफॉल के बारे में ही बता रखा है। इट मीन्स रेनफॉल भी नहीं होगा, ना ही जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन रह पाएगा, वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सॉइल इरोजन, क्योंकि प्लांट नहीं है तो जो खाली पड़ी सॉइल होती है वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगी, पानी के साथ बहना स्टार्ट हो जाएगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। डेजर्टिफिकेशन, अब धीरे धीरे सॉइल भी उड़ गई वहाँ से, तो वो जो एरिया है जहाँ पर कोई फॉरेस्ट, कोई ट्रीज़ नहीं है, सॉइल भी वहाँ से इरेज हो चुकी है, तो वो लैंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेजर्टिफिकेशन मतलब कन्वर्टिंग इनटू द डेजर्ट एरिया। फ्लड बहुत ज़्यादा आ रही है, ड्रोट, सूखा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि रेनफॉल डिक्रीज़ हो गया है फॉरेस्ट की एब्सेंस की वजह से। तो इतने सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और भी आपको पता हो, जैसे क्लाइमेट है वो कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, समर ड्यूरेशंस इतना ज़्यादा हो गया है, विंटर कम हो गई है। ये सब किस वजह से हो रहा है? ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के अब हम देखेंगे इनको कैसे हम रोक सकते हैं, क्या इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए जिससे डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया था कि हिल्स शुड हैव 60% फॉरेस्ट कवरेज, हिली एरियाज़ में 67% फॉरेस्ट होने चाहिए और प्लेन्स में 33%। बट ड्यू टू हाई डिफॉरेस्टेशन रेट ये जो रेशो है ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो हम फॉरेस्ट कवरेज एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? जहाँ पर पहले कोई भी ट्री या प्लांट्स नहीं है, नए सिरे से वहाँ पर प्लांटेशन करना, उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? जहाँ पहले फॉरेस्ट थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरल फैक्टर्स की वजह से वो वहाँ से ख़त्म हो गए और वहाँ पर ह्यूमन बाय यूजिंग सैल्वीकल्चर टेक्निक या फिर नेचुरली भी वहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए अगर ह्यूमन सैल्वीकल्चर यूज़ द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड ट्रीज़, तो इससे क्या होगा? बहुत जल्दी वहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, बहुत जल्दी वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी। तो इन दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट कवरेज एरिया इंडिया में बढ़ा सकते हैं। तीसरा यहाँ पर एक और चीज़ है वन महोत्सव। वन महोत्सव 1950 से हमारे इंडिया में मनाया जा रहा है। दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड फरवरी दे प्लांट द ट्रीज़। ओके, बहुत सारी ट्री प्लांटेशन की जाती है इन मंथ्स के दौरान। तो ये भी फॉरेस्ट कवरेज एरिया बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो अभी हम देखते हैं पीपल पार्टिसिपेशन टू कंजर्व द फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले बिश्नोई समाज सबसे पहले आगे आया था। इन्होंने 1731 में इसकी शुरुआत की थी। 1731 में जो जोधपुर के किंग थे, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को ऑर्डर दिया एक नया पैलेस बनाने के लिए, लकड़ियाँ कलेक्ट करके लाने का ऑर्डर दिया। तो जब वो मिनिस्टर्स अपने वर्कर्स के साथ फॉरेस्ट में गए लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया। तो वहाँ पर एक लेडी थी बिश्नोई समाज की, अमृता देवी। उन्होंने उन्हें बहुत मना किया पेड़ों को काटने के लिए, बट वो नहीं माने। लास्ट में अमृता देवी ने अपनी जान गंवा दी पेड़ों को बचाते बचाते। इसके साथ साथ इसकी जो 3 बेटियां थी और जो भी गांव के और लोग थे, उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया पेड़ों को बचाने के लिए। लेकिन वो मिनिस्टर्स इतने ज़्यादा क्रूअल थे कि उन्होंने इनका सेक्रीफाइस नहीं देखा, वो पेड़ों की कटाई करके चले गए। इसके बाद गवर्नमेंट ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी इंस्टीट्यूट किया उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ में है, जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद ग्रेट डेडिकेशन एंड करेज। तो ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में अपना योगदान दे रहे हैं।
उसके बाद चिपको मूवमेंट, ये आपने सुना ही होगा। ये भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ही बना था। 1974 में हिमालयाज रीजन के चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर टाउन में ये शुरू हुआ था। इसमें जब गवर्नमेंट के लोग पेड़ों को काटने आए तो इस टाउन की जो लेडीज़ थी, वुमेन थी, उन्होंने ट्रीज़ को हक कर लिया और काफ़ी बोलने के बावजूद भी जब वो नहीं हटे तो वहाँ गवर्नमेंट के जो लोग थे वो वापस चले गए बिना पेड़ों को काटे ही। तो इस मूवमेंट के 2 लीडर्स थे, चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदर लाल। तो ये मूवमेंट भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बहुत ही ज़्यादा इसका योगदान रहा है। देन इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं फॉरेस्ट के आसपास जो रहते हैं, उनके बीच में एक ऐसा बॉन्ड हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अपना रोल प्ले कर रही है। तो गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफ़र दिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करें और बदले में लोकल कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, उस फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हेल्प करती हैं। तो ये एक सस्टेनेबल मैनर से वो कंजर्व कर रही हैं फॉरेस्ट को, जिससे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स भी यूज़ हो रहे हैं बट फॉरेस्ट को हार्म भी नहीं हो रहा, तो फॉरेस्ट बचे हुए हैं। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s में शुरू हुआ था। तो ये है सारा डिफॉरेस्टेशन के बारे में, कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं और कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कितने सारे मूवमेंट्स चलाए गए हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।